मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। पूर्व में भी मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भेजी थी। आज हम लेंगे कि ऐसे घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फर्राश की सुविधा यानी फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर। यदि नियोक्ता ने कर्मचारियों को घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फर्राश की सुविधा दी है तो उसका मूल्यांकन हमें कैसे करना है। अब इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि यदि घरेलू नौकर, माली, चौकीदार, फर्राश आदि की नियुक्ति कर्मचारी द्वारा की गई है लेकिन उनके वेतन का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया है तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि के बराबर होगा और यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ होगी। वो इसलिए क्योंकि दायित्व कर्मचारी का था और भुगतान नियोक्ता ने किया है। तो अगर कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान नियोक्ता करता है तो यह सुविधा तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि यदि इन व्यक्तियों की नियुक्ति यानी नौकर की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की गई है, वह भुगतान भी, उनके वेतन का भुगतान भी नियोक्ता ने ही किया है, तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाई गई राशि के बराबर होगा और यह सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य होगी। यानी किसी विशिष्ट कर्मचारी के लिए नियोक्ता ने कोई घरेलू नौकर, माली, चौकीदार या फर्राश की सुविधा दी है तो यह सुविधा उनकी नियुक्ति नियोक्ता ने की है, उनके वेतन का भुगतान भी नियोक्ता ने किया है, तो नियोक्ता द्वारा जितनी राशि उनको दी जाएगी यह सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। अब यदि नियोक्ता ने सुविधा के लिए कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है तो ऐसी राशि उक्त मूल्य में से घटा दी जाएगी और शेष राशि ही कर्मचारी के वेतन के आय में जोड़ी जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम मोटर कार की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ मोटर कार। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को कार की सुविधा दी है या कर्मचारी की मोटर कार के चलाने या रखरखाव के खर्चे नियोक्ता ने वहन किए हैं तो यह सुविधा विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। अब किस तरीके से कर योग्य होगी ये हम आगे देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि यदि कार नियोक्ता की है और उसे नियोक्ता की है या उसे किराए पर लिया गया है। यदि कार नियोक्ता की है वह इसे कर्मचारी को दिया गया है उसके द्वारा तो इस सुविधा का मूल्य निम्न राशि होगी। यानी कार यदि पूर्णतः कार्यालय उपयोग के लिए ही दी गई है तो यह सुविधा कर योग्य नहीं होगी, किंतु इसके लिए नियोक्ता को कार के उपयोग का विवरण रखना होगा जिसमें उपयोग की तिथि, उपयोग का स्थान, कार्यालय से स्थान की दूरी व अन्य व्ययों को दर्शाया गया हो। और इस उपयोग के लिए कर्मचारी एक प्रमाण पत्र भी देगा कि कार का उपयोग केवल उसने कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए ही किया है। वह यह प्रमाण पत्र सुपरवाइज़र द्वारा प्रमाणित भी किया जाना जरूरी है कि कर्मचारी ये प्रूव करे कि ये कार केवल उसने ऑफिस के काम के लिए ही काम में ली है, ये उसे करना होगा। तो कार का अगर पूर्णतः ऑफिस के काम के लिए दी गई है, खर्चा नियोक्ता वहन कर रहा है तो यह सुविधा कर योग्य नहीं होगी कर्मचारी के लिए। अब हम बात करते हैं कि कार पूर्णतः निजी उपयोग के लिए ही दी गई है। तो यदि कार का उपयोग कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए पूर्णतः निजी कार्यों के लिए किया गया है तो इस सुविधा का मूल्य इस प्रकार होगा कि नियोक्ता द्वारा वहन की गई समस्त राशि, कार को चलाने, उसके रखरखाव, उसके ड्राइवर का वेतन, ये सब उसमें जितनी राशि नियोक्ता ने चुकाई है पूरी की पूरी राशि कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। और कार की वास्तविक लागत का 10%, यदि कार नियोक्ता की है तब तो उसकी लागत का 10% और उसमें जोड़ेंगे। और यदि कार किराए पर लेकर नियोक्ता ने दी है तो नियोक्ता के द्वारा उसका कितना किराया चुकाया जा रहा है वो चुकाया गया किराया भी जोड़ दिया जाएगा। तो कार्यालय कार्यों के लिए है केवल तब तो कर योग्य नहीं है, लेकिन केवल निजी कार्यों के लिए ही दी गई है तो उसको नियोक्ता उसके लिए जितनी भी राशि वहन कर रहा है, खर्च कर रहा है, पूरी की पूरी राशि कर्मचारी के वेतन की आय में जोड़ी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कार अंशतः निजी उपयोगार्थ और अंशतः कार्यालय उपयोग के लिए दी गई है। तो कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा भी कार का उपयोग कार्यालय के साथ साथ निजी उपयोग में भी अगर वो उसको ले रहा है
तो सुविधा का मूल्य इस प्रकार होगा। यदि कार के सभी खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, यानी उसके निजी उपयोग से संबंधित और कार्यालय उपयोग से संबंधित सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, और जो कार उसको दी गई है उस कार की क्यूबिक क्षमता उसके इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर तक है, तब तो सुविधा का मूल्य 1800 रुपये प्रति माह होगा। और यदि उस जो कार उसको दी गई है उसके इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 रुपये प्रति माह इस सुविधा का मूल्य होगा। अब अगर कार ड्राइवर के साथ दी गई है तो इस मूल्य में, यानी 1800 रुपये प्रति माह और 2400 रुपये प्रति माह, 1.6 लीटर की क्यूबिक क्षमता वाली कार ड्राइवर सहित दी है तो 1800 प्लस 900 यानी 2700 रुपये सुविधा का मूल्य होगा। और यदि कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 प्लस 900 मिलकर 3300 रुपये इस सुविधा का मूल्य होगा। अब बी पॉइंट है कि यदि कार के निजी उपयोग के सभी खर्चे कर्मचारी वहन करें, यानी पहले वाले में तो था कि सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, निजी उपयोग वाले और कार्यालय उपयोग वाले। अब सेकंड पॉइंट में है कि यदि कार के निजी उपयोग के खर्चे कर्मचारी वहन कर रहा है और जो कर्मचारी को कार दी गई है उसके इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर तक है तो 600 रुपये प्रति माह इस सुविधा का मूल्य होगा। और अगर 1.6 लीटर से अधिक है तो 900 रुपये प्रति माह इस सुविधा का मूल्य होगा। अब ये सुविधा ड्राइवर सहित दी गई है तो इंजन की क्षमता अगर 1.6 लीटर है तो 600 प्लस 900 1500 रुपये, ड्राइवर सहित 1500 रुपये सुविधा का मूल्य होगा। और अगर कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 900 प्लस 900 1800 रुपये प्रति माह इस सुविधा का मूल्य होगा। अब यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को एक से अधिक कार निजी एवं कार्यालय कार्य के लिए दी है तो उनमें से कोई एक कार कर्मचारी की इच्छा के अनुसार का मूल्यांकन हम यह मानकर करेंगे कि वह दोनों निजी एवं कार्यालय उपयोग में आती है, और शेष सभी कारों का मूल्यांकन यह मानकर किया जाएगा कि वो केवल निजी उपयोग के लिए ही दी गई है। तो अगर ऐसा है तो केवल एक कार का मूल्यांकन तो इस आधार पर कर दिया जाएगा कि वो निजी और कार्यालय दोनों काम में आ रही है, और बाकी सभी कारों को हम निजी उपयोग की मानते हुए जितना भी खर्चा नियोक्ता उन पर वहन करेगा उसको सबको कर योग्य करेंगे। अब बी नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कार कर्मचारी की है, वह कार चलाने व उसके रखरखाव के खर्चों की सुविधा नियोक्ता ने दी है। पहले में हमने किया था कि कार भी नियोक्ता की है, नियोक्ता की स्वयं की है या उसने किराए पर लेके दी है, जैसा भी है, और सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, तो हम कैसे मूल्यांकन करेंगे। और यदि अब हम देखते हैं कि यदि कार कर्मचारी की है, वह चलाने के रखरखाव के खर्चे की सुविधा नियोक्ता ने दी है, तो इसमें वही पहला बात तो ये आ जाती है कि कार पूर्णतः कार्यालय उपयोग में आएगी। तो यह कार की सुविधा, यानी यदि कार का उपयोग केवल कार्यालय संबंधी कार्यों में है तो इसे कार की सुविधा नहीं मानी जाएगी और ये कर योग्य नहीं होगी, किंतु कार के उपयोग का संपूर्ण ब्यौरा उसको रखना होगा। अब है कि कार का केवल निजी उपयोग में है। यदि कार का उपयोग केवल निजी कार्यों में ही हो रहा है तो इस सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जिसे नियोक्ता ने वहन किया है, यानी कार को चलाने, उसके रखरखाव, उसके ड्राइवर का वेतन, और यह सुविधा यह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। तीसरा है कि कार निजी एवं कार्यालय दोनों उपयोगों में आएगी। तो यदि कर्मचारी की कार का उपयोग निजी व कार्यालय दोनों कार्यों में किया जाता है तो इस सुविधा का मूल्य इस प्रकार होगा। कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर तक है तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से 1800 रुपये प्रति माह, और यदि ड्राइवर भी दिया है तो 2700 रुपये प्रति माह कम कर दिया जाएगा और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। और यदि कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से 2400 रुपये प्रति माह, और यदि ड्राइवर भी दिया है तो 3300 रुपये प्रति माह कम कर दिया जाएगा और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। अब है कि यदि कार्यालय संबंधी उपयोग के लिए वास्तविक व्यय उपरोक्त राशियाँ
यानी 1800, 2400 या 2700, 3300 से अधिक है तो नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्ययों में से कार्यालय उपयोग की वास्तविक राशि को कम कर दिया जाएगा और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। किंतु नियोक्ता को कार्यालय उपयोग के व्ययों का संपूर्ण ब्यौरा भी रखना होगा। अब कुछ पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं, वो है कि कार की सुविधा के मूल्यांकन के संबंध में माह से मतलब संपूर्ण माह से है, यानी पूरे महीने से है। ये आवश्यक नहीं है कि पहली तारीख से ही ये सुविधा प्रारंभ हो। जैसे कि उदाहरण है इसमें, यदि कार 12 नवंबर को प्रदान की गई है तो यह तभी कर योग्य होगी जब इसे 11 दिसंबर तक दिया जाए, और यदि कार 5 दिसंबर तक प्रदान की गई है तो कार की सुविधा कर योग्य नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से यदि कार 31 मार्च तक दी गई है तो कार की सुविधा केवल 4 महीने के लिए ही कर योग्य होगी, यानी कितने पूर्ण माह को ही हमें शामिल करना है। और यदि प्रश्न में ड्राइवर की सुविधा के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो यह माना जाना चाहिए कि ड्राइवर की सुविधा नहीं दी गई है। और यदि कार घर से कार्यालय व कार्यालय से घर लौटने के लिए दी जाती है तो इसे कर योग्य अनुलाभ नहीं माना जाएगा, यानी ये कर योग्य नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि कर्मचारी का अन्य कोई वाहन हो और वह उसके व्ययों का भुगतान नियोक्ता ने किया है तो इस सुविधा का मूल्य किस प्रकार होगा। यदि वाहन का उपयोग पूर्णतः कार्यालय कार्यों में है तो इस सुविधा का मूल्य 0 होगा, लेकिन नियोक्ता को उसके वाहन के उपयोग का पूरा ब्यौरा रखना होगा। और यदि वाहन का उपयोग पूर्णतः निजी कार्यों में है तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि होगी और यह राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। और थर्ड पॉइंट है, यदि वाहन निजी एवं कार्यालय दोनों कार्यों में प्रयुक्त हो तो वाहन के लिए नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से 900 रुपये प्रति माह की दर से कम कर दिया जाएगा, वह शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी। और यदि कार्यालय उपयोग के वास्तविक व्यय 900 रुपये से अधिक हैं तो ऐसी वास्तविक राशि को नियोक्ता द्वारा किए गए कुल व्ययों में से कम कर दिया जाएगा, किंतु शेष इस हेतु नियोक्ता को कार्यालय उपयोग का पूरा ब्यौरा रखना जरूरी होगा। अब कार की सुविधा का मूल्यांकन का इन्होंने एक शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ कि कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर तक है तो कैसे मूल्यांकन करना है, 1.6 लीटर से अधिक है तो कैसे करना है। परिस्थिति है कि यदि कार नियोक्ता की हो या उसने किराए पर लेकर दी है और केवल कार्यालय उपयोग के लिए दी है तब तो दोनों ही स्थिति में इस सुविधा का मूल्य 0 होगा। केवल निजी उपयोग के लिए दी है तो चलाने एवं रखरखाव के सभी व्यय जिसका भुगतान नियोक्ता ने किया है प्लस कार की लागत का 10%। यदि कार का स्वामी नियोक्ता है तो उसकी लागत का 10% और ऐड करेंगे, और यदि कार किराए पर लेकर दी है नियोक्ता ने तो कार का जितना किराया नियोक्ता ने चुकाया है, कार का किराया माइनस कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि, और 1.6 लीटर से अधिक है तो चलाने व रखरखाव के सभी व्यय जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया प्लस कार की लागत, अगर कार नियोक्ता की है तो उसकी लागत का 10%, और यदि कार नियोक्ता ने किराए पर लेके दी है तो कार का किराया माइनस कर्मचारी द्वारा चुकाई गई राशि, यानी कर्मचारी से अगर कोई राशि नियोक्ता ने वह वसूल की है तो उसे घटा देंगे, शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। और निजी एवं कार्यालय दोनों उपयोगों के लिए दी है, समस्त व्यय नियोक्ता ने वहन किए हैं तो 1800 रुपये प्रति माह, यदि ड्राइवर भी दिया है तो 2700 रुपये प्रति माह अगर कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर है, और कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 रुपये प्रति माह, और ड्राइवर भी दिया है तो 3300 रुपये प्रति माह। और निजी उपयोग के लिए दी है, निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन कर रहा है तो 600 रुपये प्रति माह, ड्राइवर के साथ अगर दी गई है तो 1500 रुपये प्रति माह, और अगर इंजन की क्यूबिक क्षमता कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 900 रुपये प्रति माह प्लस ड्राइवर भी दिया है तो 1800 रुपये प्रति माह। तो ये तो रहा कार का। अब ऐसी कार जो कि नियोक्ता ने कर्मचारी को
या तो स्वयं की दी है या किराए पर लेकर दी है। अब दूसरा है कार कर्मचारी की हो और खर्चे नियोक्ता वहन करता है और केवल कार्यालय उपयोग के लिए ही वहन कर रहा है, तो यह सुविधा शून्य, इस सुविधा का मूल्य शून्य होगा दोनों स्थिति में। और अगर कार केवल निजी उपयोग में आ रही है तो वास्तविक व्यय सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा, जितना नियोक्ता ने वहन किया है दोनों ही स्थिति में। और निजी एवं कार्यालय दोनों उपयोग के लिए आ रही है तो नियोक्ता द्वारा वास्तविक व्यय जो किया गया है उसमें से 1800 रुपये प्रति माह, और अगर ड्राइवर के साथ दिया है तो कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर तक है तो 2700 रुपये प्रति माह उसमें से घटा दिया जाएगा। और यदि कार के इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो नियोक्ता द्वारा वास्तविक व्यय की गई राशि में से 2400 रुपये प्रति माह घटा देंगे, और ड्राइवर भी दिया है तो 3300 रुपये प्रति माह घटा दिया जाएगा। और एक से अधिक कारें निजी एवं कार्यालय उपयोग के लिए दी गई हैं तो कोई भी एक कार कर्मचारी की इच्छा के अनुसार उसका मूल्यांकन हम ए के पॉइंट थर्ड यानी निजी एवं कार्यालय उपयोग दोनों के लिए एक कार को तो माना जाएगा कि निजी एवं कार्यालय उपयोग दोनों के लिए वो की जा रही है, और बाकी का मूल्यांकन हम निजी कार्य की यानी अगर निजी उपयोग के लिए वहन की गई दी गई है उस हिसाब से उसका मूल्यांकन करेंगे और जो राशि होगी वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। तो ये था विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, जिसमें मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन हमें किस तरीके से करना है ये देखा।